कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की और उसके बाद फिर हमने कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात की। दो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए। नंबर वन कि अगर एक एसे में स्टेटमेंट आ जाए और एक जगह क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए। दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट था वो ये था कि अगर एक एसे में कॉन्ट्रास्ट आ जाए और का ऑप्शन आ जाए तो हमने उसमें कौन सा स्टांस लेना है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने इवेल्युएशन क्राइटेरिया पे बात की कि एक एग्जामिनर आपके एसे के पेपर में वो कौन सी चीजें देखते हुए आपका एसे पास या फेल कर रहा है। उसमें हमने तीन बातें की, एक ग्रामर, एक कोहेरेंस और एक रेलेवेंस। तो यहां तक हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ था, पहला लेक्चर। यहां आपको स्टिल कोई एम्बिग्विटी है, किसी किस्म के सवालात हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूं। चलें आगे जी। अच्छा, हम बात करते हैं आज, अगर हम एसे के स्ट्रक्चर की बात करें, डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंस एंड रेलेवेंस। कोहेरेंस कहते हैं आपकी बात के अंदर तसलसल, आप अपनी बात करते हुए डेविएट ना हो जाए किसी पॉइंट से। आप जो बात कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी से उसको जारी रखें और एक टाइम जब उसको खत्म करना है उसको एक प्रॉपर वे से खत्म करें। ठीक है, आपकी बात में कंसिस्टेंसी, एक फ्लो, एक तसलसल को कहते हैं कोहेरेंस। एक चीज होती है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है ए पॉइंट के बारे में और आप जवाब दे रहे हैं उसको बी पॉइंट के बारे में। दिस इज कॉल्ड इररेलेवेंस। जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप एड्रेस नहीं कर रहे, आप उसे कुछ और बता रहे हैं जो वो पूछ ही नहीं रहा। ये डिफरेंस है कोहेरेंस में और रेलेवेंस में। कोहेरेंस में आप बात करते करते पटड़ी से उतर जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। यहां आप सिरे से ही गलत चल रहे हैं, आपने रास्ते ही, आपने जाना राइट पे था, आप जा लेफ्ट पे रहे जी। कोई मसला यहां तक? अच्छा जी, अगर हम एसे के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम सबको पता है कि एसे के अंदर एक आउटलाइन होती है। आउटलाइन के बाद आप अपना एसे लिखना शुरू कर देते हैं, उस आउटलाइन की एक्सप्लेनेशन आपका एसे होता है। जब आप एसे लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। जहां आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है उससे आगे आपकी बॉडी शुरू हो जाती है एसे की। उस बॉडी पैराग्राफ्स में भी आप मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखते हैं और अपने आप एसे को एक्सप्लेन करते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स आर ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एसे। और आखिर में कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन का पैराग्राफ होता है जहां पर आप अपने एसे को आखिरी पैराग्राफ में कंक्लूड करते हैं। हमें यहां से अंदाजा होना चाहिए, अगर मैं आपसे बात करूं और अगर हम समझें कि एसे की स्ट्रक्चरल डेफिनेशन क्या है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एसे इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स। क्यों? क्योंकि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर आप बॉडी पैराग्राफ्स में आप मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन का पैराग्राफ लिख रहे हैं। पैराग्राफ 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 पैराग्राफ। एसे में हेडिंग्स तो होती नहीं है। आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा, आगे से आपके बॉडी पैराग्राफ शुरू हो गए। जहां आपका बॉडी पैराग्राफ्स खत्म हुए वहां आपका कंक्लूजन का पैराग्राफ हो गया। तो आपने एसे को क्या किया, मुख्तलिफ पैराग्राफ लिखते हुए उन पैराग्राफ की कॉम्बिनेशन को हमने एसे बना दिया। क्या हम ये कह सकते हैं? क्या ये बात आपको समझ आती है कि एसे इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स? जब हम ये मान रहे हैं, जब हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि एसे इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स, तो असूल क्या है? असूल ये है कि हमें बजाय इसके कि हम एसे सीखें, हमें पहले यह सीखना चाहिए कि एक पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। क्योंकि एक पैराग्राफ आपके एक एसे का बेसिक कंपोनेंट होता है। आपको सबसे पहले उस बेसिक कंपोनेंट को लिखना आना चाहिए और एक दफा आपको वो बेसिक कंपोनेंट आ गया, आपको एसे लिखना आ गया। क्यों? क्योंकि आपने पैराग्राफ ही तो लिखने हैं अपने एसे में। तो इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कि एसे का स्ट्रक्चर क्या है, एसे कैसे लिखना है, मैं आज आपको पहले यह सिखाऊंगा
कि एसे का जो एक बेसिक कंपोनेंट एक पैराग्राफ होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो पैराग्राफ राइटिंग का एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर बताती है, वो किसी टीचर का, किसी मेरा या किसी और शख्स का बनाया हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। स्टैंडर्ड इंग्लिश वो स्ट्रक्चर देती है कि अगर आपने आधे पेज का या एक पेज का या 1.5 या 2 पेजेस का एक पैराग्राफ लिखना है तो उसका ये स्ट्रक्चर है। अब आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि कुछ देर के लिए आप बिल्कुल भूल जाएं, अपने दिमाग से निकाल दें कि हम एसे को स्टडी कर रहे हैं। हम अब अगले 15-20 मिनट जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसे के एक बेसिक कंपोनेंट पैराग्राफ पे बात करने जा रहे हैं। आपने उस पैराग्राफ को, स्ट्रक्चर को समझना है। आपने मुझसे कतई यह सवाल नहीं पूछना कि एक पैराग्राफ को दूसरे के साथ कैसे लिंक करना है, इसकी लेंथ कैसे होनी है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है या कौन सा पैराग्राफ है, कुछ नहीं पूछना। मैं एक एक चीज बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ की आपको बताने जा रहा हूं। फर्ज करने कि आपको सीएसएस के एसए के पेपर में सिर्फ पैराग्राफ आना है, बस अगले 15 मिनट के लिए सिर्फ आपने ये इमेजिन करना है कि आपका सीएसएस में पहला पेपर पैराग्राफ राइटिंग का, एसए का नहीं है। हम एसए की बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भूल जाएं। अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं पैराग्राफ का, उसके ऊपर मैंने एक सैंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है। अभी मैं उसको एक एक लाइन को पढ़ाऊंगा, उसके पैराग्राफ को आपको समझाऊंगा, वो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं एसए के एक बेसिक कंपोनेंट पैराग्राफ राइटिंग पे। पैराग्राफ क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस पर जरा गौर करें। स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इन 5 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर आपका एक पैराग्राफ बनता है। नंबर 1, टॉपिक सेंटेंस। नंबर 2, एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। नंबर 3, explanation. Number 4, exemplification. Number 5, conclusion. एक पैराग्राफ अगर आप, बेशक आधे पेज का, एक पेज का, 1.5 या 2 पेजेस का, अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहें तो वो उसमें ये 5 इंग्रेडिएंट्स फॉलो होंगे। पहली चीज है टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद आती है एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, फिर आता है एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आती है एग्जाम्पलिफिकेशन और आखिर में आता है कंक्लूजन। इन 5 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर आपका एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है। व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? आप लोग मेरी फाइल खोल लें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है ग्रुप में, उसको फाइल को खोलें, स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ में जाएं और नीचे आपके एक सैंपल पैराग्राफ दिया गया है कलरिंग के अंदर, मुख्तलिफ कलर्स में लिखा हुआ मैंने। चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया है। इसको जरा सब लोग खोल लें। खोलिए जी सबने। अच्छा, अब मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट समझाता जाऊंगा और साथ हम उस पैराग्राफ में उसको देखते जाएंगे, ठीक है। जरा गौर करना है। सबसे पहले आता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस, व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? आपका जो पैराग्राफ होता है वो हमेशा टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है, हमेशा। टॉपिक सेंटेंस आपके पैराग्राफ का पहला फिक्रा होता है जिसमें आपके टॉपिक का मेन आइडिया नजर आ रहा हो। मेन आइडिया, अपने ऐसा फिक्रा जिसमें आप हिट कर रहे हैं टॉपिक को, डायरेक्टली टॉपिक को हिट कर रहे हैं, इसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस।
टॉपिक हमारा है चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अच्छी गवर्नेंस को क्या मसाइल है। इसका मैंने टॉपिक सेंटेंस कैसे बनाया है जरा गौर कीजिएगा। मैंने लिखा है द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान लाइज एट द हार्ट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस। ये शायद आपको फिक्रा जरा मुश्किल लगे, मैं इसको आसान कर देता हूं। द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस। पहला फिक्रा मैंने वो बनाया जिसमें मेरा टॉपिक को मैंने हिट किया। मेरा टॉपिक नजर आ रहा है, टॉपिक था चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। मैंने अपना पहला फिक्रा बनाया द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग वेरी सीरियस चैलेंजेस। वो फिक्रा जिसमें टॉपिक हिट हो रहा है, टॉपिक नजर आ रहा हो आपको। कोई मसला यहां तक है तो पूछें। टॉपिक सेंटेंस किसी को समझ नहीं आया तो पूछें। सबको समझ आ गया टॉपिक सेंटेंस? अच्छा, टॉपिक सेंटेंस से अगला एक फिक्रा होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किसे कहते हैं? किसी चीज को लंबा करना, किसी चीज को खींचना। एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। आपने टॉपिक सेंटेंस से अगला फिक्रा कोई ऐसा लिखना है जो एक्सटेंशन हो आपके टॉपिक सेंटेंस की। मैंने कहा द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग वेरी सीरियस चैलेंजेस। पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम को बहुत संगीन मसाइल का सामना है। इस बात को मैं कैसे एक्सटेंड कर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम को मसाइल हैं, ये जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर्स को खराब कर रहे हैं। मैंने टॉपिक सेंटेंस की एक्सटेंशन में एक बात कर दी। पढ़ें जरा, दोनों जुमले पढ़े। पहले टॉपिक सेंटेंस पढ़ें, उसके बाद एक्सटेंशन पढ़ें। The governance system of Pakistan lies at the heart of multiple challenges. These challenges are impeding the country's socio-economic and political spheres. जी, एक्सटेंशन में किसी का मसला है तो पूछें। क्लियर? अच्छा, थर्ड पॉइंट है एक्सप्लेनेशन। अब आप अपने मेन आइडिया को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस चैलेंजेस आर कन्फ्रंटेड बाय पाकिस्तान। आपने बात की ना कि पाकिस्तान को गवर्नेंस के मसाइल हैं, ये गवर्नेंस के मसाइल पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस किस्म के गवर्नेंस के मसाइल हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज चैलेंजेस। उस एक्सप्लेनेशन में मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है, उसको करंट सिनेरियोस के साथ लिंक कर दिया है कि हिस्ट्री में पाकिस्तान को ये गवर्नेंस के मसाइल थे, आज पाकिस्तान को ये मसाइल हैं। आप बेशक हिस्ट्री का ना लिखें, आप अभी करंट सारे बता दें। किसी भी तरह से आपने एक्सप्लेन करना है कि मसाइल क्या है, मसाइल की नौयत क्या है, इंटेंसिटी क्या है। जरा पढ़ें। Since its inception, Pakistan has been confronting political instability due to periodic military interventions, coupled with non-democratic attitude of political parties. These factors did not let governance flourish in true letter and spirit. At present, the situation is as similar as of the past. The incapacitated state institutions, incapacitated का मतलब होता है जिनमें कैपेसिटी ना हो परफॉर्म करने। The incapacitated state institutions compounded with corruption depict the grim situation of governance crisis in Pakistan. मैंने बता दिया कि हिस्ट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पीरियोडिक मिलिट्री इंटरवेंशन थी, नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड था पॉलिटिकल पार्टी का। आज भी सिचुएशन उस तरह की है, इनकैपेसिटेटेड स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, करप्शन है मुल्क में, जिन्होंने हमारी गवर्नेंस को खराब किया। एक्सप्लेन किया गवर्नेंस के मसाइल को। यहां तक किसी को समझ नहीं आई तो पूछें। किसी किस्म का मसला जी यहां तक क्लियर है? यहां तक अच्छा। आगे है एग्जाम्पलिफिकेशन। एग्जाम्पलिफिकेशन का वर्ड ड्राइव हुआ है एग्जाम्पल से।
एग्जाम्पलिफिकेशन का मतलब जब आपने टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, एक्सटेंड कर लिया, उसको एक्सप्लेन कर लिया, आपकी बात में तब तक वजन नहीं है, आपकी बात में तब तक अथॉरिटी या ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपकी बात ऑथेंटिक तब तक नहीं है जब तक कि आप कोई स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक रेफरेंस ना दें किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऐसी बुक का, किसी ऐसे ऑथर का, किसी ऐसे राइटर का, किसी ऐसे इकोनॉमिस्ट का जो वही बात कर रहा है जो आप बात कर रहे हैं। आपने कहा पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल हैं, आप एग्जाम्पल दें कि जनाब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसमें पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो 148 है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में इंसानों पे पैसा खर्च नहीं होता। इंसानों पे पैसा खर्च ना होने का मतलब कि पाकिस्तान में एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं है। इनडायरेक्टली आप बता रहे हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कमजोर रेटिंग ये बता रही है कि आपकी गवर्नमेंट फेल हो गई है लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी देने में, लोगों को सही तरह गवर्न करने में। आप क्या कह रहे हैं? आप भी तो यहां पे यही सारी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस है। आपने अपनी बात को ऑथेंटिसिटी देने के लिए, उसमें वजन डालने के लिए ऑथेंटिक रेफरेंस का इस्तेमाल किया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, लेट्स सपोज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, जो वही चीज एविडेंस बेस्ड बात कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है आपके इस पॉइंट को। तो आपकी इस पॉइंट में जस्टिफिकेशन आ गई, एविडेंस आ गया, आपकी बात ऑथेंटिक हो गई क्योंकि आपने रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए। रेफरेंस में कोई फैक्ट्स एंड फिगर आ सकता है, कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ सकती है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएनपीएफए, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किसी बुक का रेफरेंस आ सकता है, व्हाई नेशंस फेल, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ठीक है, किसी किताब का रेफरेंस दे सकते हैं, किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई बात की उसका रेफरेंस दे सकते हैं, कोई कोटेशन दे सकते हैं। ऑथेंटिक चीज के थ्रू आपने अपनी बात में वजन डालना है, अपनी बात को ऑथेंटिसिटी देनी है। यहां तक कोई मसला है तो पूछें जी। कोई मसला मसाइल यहां तक? आखिर में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का लफ्जी मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का लफ्जी मतलब होता है बात को खत्म करना, बात को वाइंड अप कर देना। लफ्जी मतलब कंक्लूजन का क्या है? बात को वाइंड अप कर देना, खत्म कर देना। कुछ स्टूडेंट्स ना इसको मिस परसीव करते हैं। रेफरेंस हम कोटेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। मैंने भी कहा कि आप कोई कोटेशन हो सकती है, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, किसी बुक का रेफरेंस हो सकता है, किसी ऑथर का रेफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है बात को वाइंड अप करना। स्टूडेंट्स इससे मिस परसीव कर जाते हैं कि ऊपर हम चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं तो शायद हमने आखिर में इसका सोल्यूशन देना है। नहीं, कंक्लूजन का मतलब बात को खत्म करना, वाइंड अप कर देना। ऊपर से एक चलती बात को आके वाइंड अप कर दिया, दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब सॉल्यूशन नहीं होता। अब मैंने उस बात को कैसे वाइंड अप किया है? मैंने इस बात को वाइंड अप किया है, ये जरा ऑरेंज कलर देखें। Therefore, the government and state institutions concerned must take affirmative actions in order to cope with ongoing dilemmas so that the country may prosper in true deterrent spirit. मैंने कहा कि जनाब ये सारे गवर्नेंस के मसाइल चल रहे हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अफर्मेटिव एक्शंस लेने चाहिए ताकि हम इन मसाइल को खत्म कर सकें। बस बात खत्म। अगर मैं यहां बताता कि किस किस्म के मेजर्स लेने चाहिए तो वो होता सॉल्यूशन। ऊपर से बात चलती आ रही थी, मैंने उसको वाइंड अप किया कि ये मसाइल चल रहे हैं, इनको खत्म करने की जरूरत है। बस मैंने ये नहीं बताया कि कैसे खत्म करना है।
अगर मैं बताता तो सॉल्यूशंस हो जाते, सॉल्यूशन नहीं डाल रहे। यहां तक कोई मसला है तो पूछें। ले आओ, ले आओ। Does conclusion have to be पॉजिटिव? जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये गवर्नेंस का क्राइसिस बहुत संगीन है, अगर गवर्नमेंट ने ये इसको खत्म ना किया तो गवर्नमेंट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर। इस तरह भी आप कर सकते हैं। कोई मसला यहां तक क्लियर? पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आपको क्या सिखाता है, यह बात जरा गौर से सुननी है। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आपको सिखाता है कि आपने सिर्फ एक पैराग्राफ में एक एस्पेक्ट को डिस्कस करना है, उससे हिलना जुलना नहीं है। आपके टॉपिक में एक एस्पेक्ट क्या है? चैलेंजेस, गवर्नेंस के चैलेंजेस। तो आपको इस पैराग्राफ में सिर्फ चैलेंजेस ही एक्सप्लेन करने हैं, इन चैलेंजेस के कॉजेस, इनके इंपैक्ट्स, इनके सॉल्यूशंस कुछ डिस्कस नहीं करना। एक पैराग्राफ हमेशा एक एस्पेक्ट पे होता है, आपने उस एस्पेक्ट से डेविएट किसी सूरत नहीं करना, और ये चीज आपकी कोहेरेंस को स्ट्रांग करता है। आपको अगर इस पैटर्न पे पैराग्राफ लिखना आ जाता है तो आपको ऐसे लिखना आ जाता है। अभी मैं आगे जस्टिफाई करूंगा कैसे। ये पैराग्राफ एसेंस है एस्से का। और अगर आपको ये ऐसे लिखना, अगर आपको ये पैराग्राफ लिखना आता है तो आपको एक बेसिक कंपोनेंट पे अबूर हासिल हो जाएगा, एंड दैट इज कोहेरेंस। आपकी बात में फ्लो, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब आप लोग 5 मिनट लें, तसल्ली से इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ें और फिर पैराग्राफ राइटिंग को पढ़ें। फिर आपका कोई सवाल है उसको मैं एड्रेस करता हूं। कैन वी कैन नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस और सॉल्यूशंस, ओनली इफ ही आस्क्स देन वी गिव सॉल्यूशंस। अगर आपका आ जाता है टॉपिक, अगर आपका टॉपिक हो पैराग्राफ का वे फॉरवर्ड टू टैकल गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान या सॉल्यूशंस टू टैकल गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो आपके एक पैराग्राफ में सिर्फ सॉल्यूशंस होंगे, सिर्फ सॉल्यूशंस, दैट्स इट। अगर कहता है इंपैक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो आपके ऐसे में सिर्फ इंपैक्ट्स होंगे। अगर आपसे गवर्नेंस के किसी एक चैलेंज पे टॉपिक आ जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बात होगी। अगर आता है पीरियोडिक मिलिट्री इंटरवेंशन, सिर्फ पीरियोडिक मिलिट्री इंटरवेंशन पे एक पैराग्राफ लिखेंगे। टॉपिक डिपेंड करेगा, टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से नहीं हिलना। समझ आ गई है? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो पूछ लें मुझसे। 5 मिनट लें, इसको पूरे को अच्छे से पढ़ें और पढ़कर इसका पैराग्राफ पढ़ें और फिर मुझे बताएं। मैंने आपसे अभी कहा था कि मुझसे लेंथ नहीं पूछनी आपने। मैं भी आपको एक एक चीज आगे जाके बताऊंगा जब ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इसको जहन नशी करें, इसको सिर्फ बिठाएं जहन में कि ये पैराग्राफ क्या है, इसको लिखना कैसे, सिर्फ ये। अभी और कोई सवाल नहीं। द सैंपल पैराग्राफ फिट्स एनीवेयर और इज दिस फॉर इंटरव्यू, कोई फिर सवाल वही आ गया। मैं आपको एक चीज पहले समझाता हूं कि मुझसे सवाल ना पूछें, मैं एक एक चीज आके एड्रेस करूंगा। अभी सिर्फ जहन में ये बात डालने कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको मैंने लिखा कैसे है। मैंने इसको शुरू करने से पहले मुझे पता था ये सवाल आएंगे, ठीक है। इसको इसको जरा जहन में डालें पहले। इस पे सवाल है तो मुझसे पूछें। इसके स्ट्रक्चर पे कुछ चीज समझ नहीं आई, मैंने इसको कैसे अप्लाई किया इन पैराग्राफ, वो समझ नहीं आई, वो पूछें। ये लेंथ और इंट्रो इसको बाद में करते हैं, इस पे पूछें सवाल। अहमद, मैं आपको आंसर करता हूं, बाकियों को क्वेश्चन जरा पढ़ लेने दें पहले, बाकियों को भी जो क्वेश्चन है मैं एक एक करके एड्रेस करूं।
कुछ नहीं, वो पैराग्राफ पढ़े हैं अभी। स्टार्ट करते हैं। नायाब मैं करता हूं इसको आंसर, बाकी कोई पढ़ लेने जरा। जी पढ़ लिया सबने जी? अहमद अली का क्वेश्चन है, वी हैव टू डिस्कस मल्टीपल एस्पेक्ट्स बट वन पैराग्राफ स्पेसिफिकली फॉर द टॉपिक। इनका माइक करें अनम्यूट। अहमद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अहमद। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास चैलेंजेस हैं, तो हम जो इंट्रोडक्टरी हमारा पैराग्राफ होगा वो हम स्पेसिफिकली चैलेंज को मेंशन करेंगे, उसके बाद हम फिर फर्दर उसमें उसके इफेक्ट, सॉल्यूशंस और उन चीज़ों की तरफ जाएंगे। मैंने अभी आपसे एक चीज कही थी कि आप लोग प्लीज प्लीज इस चीज में कंफ्यूज मत हो कि ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है या ये कौन सा पैराग्राफ है। मैंने आपको कहा कि आप भूल जाए कि हम ऐसे पढ़े हैं, हम एक पैराग्राफ पढ़े हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट, एक एक चीज आपकी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूं, आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। आपने एक पैराग्राफ में एक एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। अभी जब आगे मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी कि मैं क्या उस टाइम कह रहा था और मैं आने वाले जो है वो टॉपिक्स में क्या बात करूं। आपने सिर्फ अभी जहन में एक चीज डालनी है, ये एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमने जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक से नहीं हिलना, उस टॉपिक के एक एस्पेक्ट को हमने डिस्कस करना है। सिर्फ अभी ये चीज जहन में डालें बस। जैसे सिंगल पैराग्राफ के लिए हमने भी देखना, एक पैराग्राफ एक एस्पेक्ट पे है बस, ये चीज आप जहन में फिलहाल डालें। ओके सर। अब मैंने इसलिए आपको शुरू में कह दिया था पढ़ाने से पहले कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये कौन सा है। मैं एक एक चीज जाके आगे बताता हूं। ओके सर, थैंक यू। एक टॉपिक, एक आइडिया। अच्छा, अब आते हैं नायाब की। इन्होंने कहा कि जी आपने जो एक्सटेंशन की टॉपिक सेंटेंस की, उसमें तो आपने इंप्लीकेशंस उसकी बता दी। मैंने इंप्लीकेशंस नहीं बताई। मैं अगर बताता इंप्लीकेशंस तो मैं बताता कि गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ रही है, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है, पाकिस्तान में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, ये इंप्लीकेशंस हैं। तो मैंने सिर्फ एक लिंक किया चीज को कि पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक अफेयर्स खराब हो रहे हैं। वो कैसे खराब हो रहे हैं, अगर मैं वो बताता, वो इंप्लीकेशंस होती। ठीक है। महक आपने लिखा है कि दीस चैलेंजर कॉज में, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरह से। टॉपिक सेंटेंस इज बेसिकली अनफोल्डिंग द टॉपिक लाइक एक्सप्लेनिंग इट। टॉपिक सेंटेंस का मतलब, आप सेंटेंस किसे कहते हैं? फिक्रे को। टॉपिक वो फिक्रा जो टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें टॉपिक आपका हिट हो रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की समझ आई आपको? कोई कंफ्यूजन, एम्बिगुइटी है तो मुझसे पूछ लें। किसी किस्म का कोई मसला मसाइल है तो पूछ लें जी। हाँ, अब ये अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि जी आपने एक्सप्लेनेशन में इशू के कॉजेस को भी एड्रेस किया है। दरअसल जब आप गवर्नेंस पढ़ते हैं ना, तो मिलिट्री इंटरवेंशन कॉज एक तरह से तो है, लेकिन मिलिट्री इंटरवेंशन इटसेल्फ भी गवर्नेंस का एक चैलेंज है। मिलिट्री के इंटरवेंशन ने गवर्नेंस मुल्क की खराब कर दी, ये चैलेंज है।
तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी चैलेंज है, पीरियोडिक मिलिट्री इंटरवेंशन भी चैलेंज है, नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये भी चैलेंज है। इस वजह से आपको लग ऐसे रहा है कि मैंने शायद कॉज बता दिया, नहीं, पॉलिटिकल इंटरवेंशन इटसेल्फ एक चैलेंज है आपकी गवर्नेंस को। सोबिया, हुआ क्लियर? I have a question. If I quote some author reference like, अच्छा जी, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ठीक है, नहीं। अच्छा, ये पूछ रही है कि जी क्या अगर मैं किसी बुक को रेफर करती हूं तो क्या मुझे एज इट इज उसके वर्ड उठा कर लिखने होंगे? नहीं, अपने अल्फाज में आपने एक्सप्लेन करना है। एज इट इज क्यों उठाने हैं उसके वर्ड्स? आपने अपने अल्फाज में जो है वो चेंज करना है, ठीक है। अच्छा जी, विल देयर बी अ सेपरेट पैरा फॉर इम्प्लीकेशंस? जी, इम्प्लीकेशंस का अलग से पैराग्राफ होगा, ठीक है। अगर आपको टॉपिक दिया जाता है इम्प्लीकेशंस का, आप उसकी इम्प्लीकेशंस पे लिखेंगे, ठीक है। इजंट चैलेंज आल्सो अ कॉज? सर, अगर कॉज हो भी जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अब पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, वो चैलेंज भी है, वो कॉज भी है, तो उसको आप एज अ चैलेंज लिखेंगे, उसमें क्या मसला है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? क्लियर है जी यहां तक, अभी तक? अच्छा, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एसे के ऊपर। अब आपके जो दिमाग में अभी कंफ्यूजन चल रही हैं, अभी एड्रेस हो जाएंगी एक एक करके, सारी चीजें एड्रेस हो जाएंगी। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एसे के ऊपर। एसे का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक एसे के स्ट्रक्चर में 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एसे, एक एसे के स्ट्रक्चर में 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन। पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद हम एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे थॉरोली। जहां तक आ गई ओवरव्यू की बात, तो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वहां समझ ना आए तो मुझसे पूछना है, अगली बात नहीं मुझसे पूछनी, ठीक है। एक एक चीज एड्रेस हो जाएगी आपकी। इंट्रोडक्शन की एक अंदर चीज आती है थीसिस स्टेटमेंट। अब मुझसे ये सवाल नहीं पूछना कि सर थीसिस स्टेटमेंट कहां आएगी, ऊपर आएगी, नीचे आएगी, आगे आएगी, पीछे आएगी, आउटलाइन में आएगी, इधर आएगी, उधर आएगी। एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसमें समझना है तो उससे सवाल पूछना है, आगे की बात नहीं पूछनी। सबसे पहले बात करते हैं आउटलाइन की। ये आपका एक स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का, इन 4 चीजों से मिलकर आपका एसे बनता है। सबसे पहले है आउटलाइन। आपकी जो आउटलाइन है वो क्या है? आउटलाइन आपके एसे का एक स्केलेटन है जिसमें आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपके दिमाग में जितने एक टॉपिक के बारे में आइडियाज होते हैं, आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लेते हैं, उसे हम कहते हैं आउटलाइन। और उन आइडियाज को फिर आप आगे अपने एसे में उसी तरतीब से लिखते हैं। आउटलाइन का मकसद क्या है? ये एक स्केलेटन है। इसका मकसद है आपके दिमाग में जो आइडियाज हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख लेना, ताकि उस तरतीब को आप अपने एसे में फॉलो करें। आउटलाइन क्या करती है? आउटलाइन आपको एक आपके एग्जामिनर की रहनुमाई करती है, रीडर की रहनुमाई करती है। उसे पता चलता है कि आपने कौन सी बात किस तरतीब से अपने एसे में की हुई है। आप एक किताब पढ़ते हैं, एक किताब को जब खोलते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या चीज आती है? कंटेंट पेज, जिसमें लिखा होता है कि चैप्टर 1 इज अबाउट दिस, चैप्टर 2 इज अबाउट दिस, चैप्टर 3 इज अबाउट दिस, चैप्टर 4 इज अबाउट दिस। आपकी रहनुमाई आपको मिलती है कि इस किताब में किस तरतीब से कौन सा चैप्टर दिया गया है,
किस तरतीब से कौन सी बात की गई है, आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर किताब का पता चल जाता है कि अच्छा पहले ये बात होगी, इसमें फिर ये चैप्टर आएगा, फिर इस बारे में बात होगी, फिर इस बारे में बात होगी, ऐसी है। तो आउटलाइन आपका सेम जैसे कंटेंट पेज एक किताब का काम करता है, इसी तरह से आउटलाइन भी एक तरह का आपके एसे का कंटेंट पेज है। यहां तक कोई मसला किसी किस्म का है तो पूछें। क्लियर? समझ आ गई है? आउटलाइन की लेंथ कितनी होती है, इसमें क्या टेक्निकल पॉइंट्स है, एक एक चीज बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन। आउटलाइन जब आप लिख लेते हैं तो हेडिंग्स नहीं आती, इंट्रोडक्शन की बकायदा हेडिंग नहीं आप देते, आप अगले पेज से अपना एसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ होता है दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन। अपने एसे के इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप एक बर्ड्स आई व्यू देते हैं, एक आप ओवरव्यू देते हैं अपने पूरे एसे का। उसमें एक तरह की आपका एसे जो है वो, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो आपके एसे की समरी होता है, जिसमें आप अपने एसे को समराइज कर रहे होते हैं, एक जनरल ओवरव्यू दे रहे होते हैं कि मैं आगे ये बात करने जा रहा हूं। ब्रॉड ओवरव्यू है, एक समरी है आपके पूरे का पूरे एसे की, आपका इंट्रोडक्शन। समझ आ गई इतनी बात के इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन समरी है। जैसे आप सब लोगों ने अपनी एकेडमिक डिग्रीज में थीसिस राइटिंग की होगी, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे होंगे। जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है, ये एग्जेक्टिव समरी आती है। ये एक पैराग्राफ होता है जिसे आप पढ़ते हैं तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि इस पूरे एसे के अंदर, इस पूरे थीसिस में क्या बात हुई है। तो इंट्रोडक्शन इज सेम लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट और एन एग्जेक्टिव समरी ऑफ योर थीसिस। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपके पूरे एसे का एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें आप समराइज कर रहे हैं अपने एसे को। ठीक है, इसमें एक चीज आती है थीसिस स्टेटमेंट, इस पे बाद में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन जब आप लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन हमेशा एक पैराग्राफ का होता है, उसके बाद आपके एसे की बॉडी शुरू होती है। बॉडी के अंदर आप अपने एसे को एक्सप्लेन करते हैं, आप एक एक पॉइंट के आउटलाइन के अंदर जो आपने एक एक पॉइंट लिखा होता है, हर पॉइंट पे आप एक पैराग्राफ लिखते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स में जितने पैराग्राफ्स आप लिखेंगे वो उस स्ट्रक्चर पे होंगे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। बॉडी पैराग्राफ्स में जितने पैराग्राफ्स आ रहे हैं वो टॉपिक सेंटेंस से शुरू होंगे, कंक्लूजन पे खत्म होंगे। तो इसीलिए तो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप उस स्ट्रक्चर पे लिखना सीख जाते हैं, आपको ऐसे सारा लिखना आ जाता है, आपने अपने पूरे एसे को एक्सप्लेन ही तो बॉडी में करना है। पीछे तो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ और एक पैराग्राफ कंक्लूजन रह जाते हैं। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूजन के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। तो आपको सिर्फ दो पैराग्राफ में दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है, बाकी पूरा ऐसे जो आपने लिखना है वो आपकी बॉडी है, और बॉडी में आपने जो पैराग्राफ लिखना है वो आपका टॉपिक सेंटेंस से शुरू होगा, कंक्लूजन पे खत्म होगा। अब जवाब मिला मेरी बात का, जो आपको पूछ रहे थे सवाल, अभी और मिलेगा। अभी बात कंप्लीट मेरी नहीं हुई, अभी आगे जाके मजीद आपकी क्लैरिटीज होती जाएंगी। इतनी क्लियर हुई बात? अभी आप में से अहमद ने पूछा था कि जी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होता है, इसमें ऐसे मिक्स चीजें हो जाती हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। बॉडी पैराग्राफ में जो आउटलाइन का एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपने एक पैराग्राफ लिखना, उससे डेविएट नहीं करना, उस पॉइंट से हिलना नहीं है। उसको भी आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। आखिरी पैराग्राफ होता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन होता है बात को वाइंड अप कर देना, बात को खत्म कर देना। ऊपर से जो ऐसे चलता आ रहा है उसको आखिर में, आखिरी पैराग्राफ में वाइंड अप करना है, खत्म करना है, ताकि एब्रप्ट एंडिंग ना हो। बॉडी के बाद खत्म नहीं, बॉडी पैराग्राफ के बाद एक आप आखिरी पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आप अपने एसे को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। यहां तक किसी किस्म का क्वेश्चन है तो पूछें। जी समझ आई ओवरव्यू की? अब आते हैं थीसिस स्टेटमेंट के
ओवरव्यू पे यहां तक मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है तो। इस पे बाद में बात करते हैं कि इंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, बाद में बात होगी। यहां अभी जो मैंने अभी समझाया है उस पर मुझसे सवाल पूछें कि कॉन्सेप्ट किसी का समझ ना आई वो चीज पूछे। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि थीसिस स्टेटमेंट हमेशा पूरे एस्से में, जरा गौर से सुनिएगा, थीसिस स्टेटमेंट हमेशा आपके एस्से में दो जगह पे आती है, मैंडेटरी है, जहां जरूरी है, लाजिम है आप पे डालना। एक आपका इंट्रोडक्शन और एक आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में कहां आएगी ये जब मैं आपको इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा कहां आएगी। कंक्लूजन में कहां आएगी? स्ट्रक्चर के टाइम पढ़ेंगे कंक्लूजन में कहां आएगी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी फलां टीचर ने हमें कहा कि जी आउटलाइन के अंदर भी थीसिस स्टेटमेंट डाल दें। डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन उसके फायदे नुकसान क्या है वो हम आउटलाइन में डिस्कस करते हैं। मैंडेटरी कहां है, जरूरी कहां है, जहां आनी ही आनी है? इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट? Thesis statement is simply your stance on the specific topic. आप जिस टॉपिक के ऊपर अपना एसे लिखने जा रहे हैं, जहां एसे क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स। आप जिस टॉपिक के ऊपर अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, अपनी इजहार ख्याल करने जा रहे हैं, उन थॉट्स के बारे में आपका मौकफ, आपका स्टांस। थीसिस स्टेटमेंट आपका किसी भी मौजू के ऊपर आपका मौकफ होता है, स्टांस होता है। आप लोग टॉक शोज देखते हैं, टॉक शो में क्या होता है? एक होस्ट होता है, उसके सामने गेस्ट बैठा होता है। होस्ट आके जी इंट्रोड्यूस करवाता है कि जी मेरा नाम फलां है, आज का जो मेरा मौजू है, टॉपिक है डिस्कशन का, टॉक शो का, वो ये है, और मेरे साथ ये फलां गेस्ट बैठे हुए हैं। तो होस्ट क्या करता है? सबसे पहले उस गेस्ट से पूछता है कि जनाब आप मुझे इस टॉपिक के ऊपर अपना स्टांस बताएं कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। वो गेस्ट उसके ऊपर स्टांस लेता है, फिर पूरे टॉक शो में होस्ट उस स्टांस के ऊपर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है और वो पूरे टॉक शो में अपने उस स्टांस को जस्टिफाई करता है। उसका जो स्टांस लेना है, दैट इज हिज थीसिस स्टेटमेंट। और फिर उस स्टांस को पूरे टॉक शो में जो जस्टिफाई करना है, दैट इज हिज एसे। तो जो स्टांस है वो थीसिस स्टेटमेंट है, स्टांस को जस्टिफाई कर रहे हैं विद रेलेवेंट आर्गुमेंट्स, वो आपका एसे। तो थीसिस स्टेटमेंट इज जस्ट अ स्टांस ऑन योर टॉपिक। यहां तक कोई मसला? जी, कॉन्सेप्ट समझ आया जी थीसिस स्टेटमेंट का? क्लियर है जी यहां तक? चलें, अब हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। जब भी आप एसे के अंदर एक टॉपिक चूज करते हैं, सीएसएस के अंदर आपको 10 टॉपिक्स आते हैं, उनमें से आपने एक टॉपिक चूज करना होता है। टॉपिक किस बेस पे चूज किया जाता है? आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आपके पास रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, रेफरेंसेस, इन 3 बेसिस पे आप अपना एक टॉपिक चूज करते हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास कितना फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और क्या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है या नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट हमेशा इंट्रो में आती है, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। टॉपिक आप किस बेस पे चूज करते हैं? इन 3 चीज पे। आपने टॉपिक अब सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज हमने एक बहुत आसान सा टॉपिक लिखूंगा, वहां से हम अपनी पूरी बात करेंगे। अब एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है? एक टॉपिक है, लेट्स सपोज आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, इकोनॉमिक challenges of
पाकिस्तान। ये अब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, आपको सीएसएस में टॉपिक आया, उसमें से आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपने इस पे ऐसे लिखना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जब आप एक टॉपिक चूज करते हैं? स्टेप 1, ये स्टेप 1 और स्टेप 2, पहले दो स्टेप्स रफ वर्क में करने हैं, नीट नहीं है, रफ वर्क। पिछले पेज पे जाएं, रफ वर्क में करने हैं। स्टेप 1, डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक। डिकोडिंग का मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने टॉपिक को खोलना है, टॉपिक में मुख्तलिफ डोमेन्स को, डायमेंशंस को सॉर्ट आउट करना है कि हम इस टॉपिक में किन किन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। जब आप टॉपिक को डी कोड करते हैं, खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको दो तरह के आइडियाज एक टॉपिक में से मिलते हैं, एक मेन आइडियाज, एक अलाइड आइडियाज। इस टॉपिक में देखें, मेन आइडिया क्या होता है? मेन आइडिया वो होता है जो आपके टॉपिक में सामने नजर आ रहा हो, आपको सामने जो नजर आ रहा हो वो आपके टॉपिक का मेन आइडिया है, एंड दैट इज इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक चैलेंजेस, आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि मैंने अपने एस्से में इस डोमेन को, इस एरिया को एक्सप्लोर करना है। डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक में आप क्या करते हैं? एरियाज को फाइंड आउट करते हैं कि मैंने किन किन एरियाज पे अपने एस्से में बात करनी है। तो पहला मेन आइडिया, आपको एक एरिया डोमेन मिल गया, इकोनॉमिक चैलेंजेस, आपको पता चल गया कि मैंने अपने एस्से में अब इकोनॉमिक चैलेंजेस पे तो बात करनी ही करनी है। और कोई मेन आइडिया नजर आ रहा है इसमें आपको? कोई नजर नहीं आ रहा, एक ही मेन आइडिया है, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। आपको एक डायरेक्शन मिल गई, एक क्लू मिल गया कि मैंने पाकिस्तान के मौशी मसाइल पे तो बात करनी करनी। यहां आते हैं अलाइड आइडियाज और लिंकिंग आइडियाज। ये क्या होते हैं? अलाइड और लिंकिंग आइडियाज ये होते हैं, अपेरेंटली तो हमें नजर नहीं आ रहे होते यहां पर टॉपिक के अंदर ये आइडियाज, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली मेन आइडिया के साथ लिंक होते हैं। यहां आप करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। जरा जहन पे जोर डालें, अगर हम पाकिस्तान के मौशी मसाइल की बात कर रहे हैं तो क्या हम पाकिस्तान के मौशी मसाइल के कॉजेस की नहीं बात कर सकते? कॉजेस, इसकी वजूहात क्या है? ये भी तो ऐसे में डिस्कस कर सकते हैं हम। अब ये अपेरेंटली यहां नजर नहीं आ रहा कॉजेस, लेकिन ये किसी तरह से आपके टॉपिक के साथ लिंक तो है। अगर आप एक मसले को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको उसकी वजूहात भी बतानी चाहिए, उसके इंपैक्ट्स भी बताने चाहिए, और उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, सॉल्यूशंस भी बताने चाहिए। तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया और आपको चार एरियाज मिल गए, चार डोमेन्स मिल गई, जहां से आपको पता चल गया कि मैंने पूरे एस्से में इन चार डोमेन्स में रहते हुए, इन चारों को एक्सप्लेन करते हुए अपने इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना। दैट इज ऑल अबाउट स्टेप 1, डिकोडिंग ऑफ द टॉपिक। कोई मसला यहां तक? समझ आ गई बात की या नहीं आई? मैंने आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में इंटरप्रिटेशन ही सिखानी है, डिकोडिंग ही सिखानी है। सो रहे हैं अभी, मेरा ख्याल कुछ लोग हैं वही जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। जी, मायरा, उसवा, मरियम, आमना, अमीर, हमजा, नायाब, जाहिदा, जहांजेब, इसबा, सदफ, अदनान जाग रहे हैं? मुझे ये जवाब दे, जाग रहे हैं? समझ आने की बात में पूछ रहे, जाग रहे हैं आप लोग? चले, अच्छी बात। आगे है स्टेप 2। स्टेप 2, स्टेप 2 इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है,
आर अलाइड आइडियाज ऑलवेज रिलेट टू कॉज इंप्लीकेशन एंड सॉल्यूशंस? नहीं, ये डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या है। आपको अपने टॉपिक को देखते हुए चीजों को करना होगा, ठीक है? अपने टॉपिक को देखते हुए आपने यहां पर अलाइड आइडियाज को सॉर्ट आउट करना है। ये हम करेंगे जब आगे टॉपिक्स आएंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स आते जाएंगे, हम उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जाएंगे। लिंकिंग आइडियाज मैंने आपको बताया कि ऐसे आइडियाज जो आपको नजर तो नहीं आ रहे होते, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपके टॉपिक से लिंक्ड होते हैं। अगर आप पाकिस्तान के मौशी मसाइल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उसके कॉजेस की बात भी कर सकते हैं कि वजूहात क्या है इनके पीछे, उनके इंपैक्ट्स की बात की जा सकती है कि उसके इंपैक्ट्स क्या हैं, और उसके सॉल्यूशंस की बात की जा सकती है कि इसके हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है। अब हम आते हैं अपने असल पॉइंट पे। चूंकि हम एक टॉपिक अब सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें उस पर स्टांस, अपना मौकफ लेना चाहिए। अब हम उसके ऊपर अपना मौकफ डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है? उसको मौकफ को हम रफ वर्क में लिख के साइड पे रख देंगे। जब इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करेंगे वहां जाके उसको उठाएंगे वहां से और लगा देंगे, ठीक है? तो मौकफ हम अब अपना जो है डिफाइन करने जा रहे हैं। मैं जो थीसिस स्टेटमेंट बनाऊंगा उसमें आपको ये चारों डोमेन्स नजर आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने 4 एरियाज निकाले, इनको देखते हुए मैं अपना मौकफ डेवलप करने जा रहा हूं, स्टांस लेने जा रहा हूं, ठीक? अब जरा आप लोगों ने देखना है, मैं थीसिस स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। उस पर जरा गौर करना है आप लोगों ने। ये टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट, स्टेप 2। ये मेरा मौकफ है इस टॉपिक के ऊपर, मेरा थीसिस स्टेटमेंट है। टॉपिक था पाकिस्तान के मौशी मसाइल, इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। मैंने मौकफ लिया द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कोई बात, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान have hampered the development prospects of the country due to various factors. In order to cope with the existing economic woes कहते हैं problems को, pertinent measures should be taken in true latent spirit. टॉपिक था पाकिस्तान के मौशी मसाइल। मैंने उस पर मौकफ लिया कि पाकिस्तान के मौशी मसाइल जो हैं उन्होंने मुल्क के डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स को रोका है, खराब किया है कुछ फैक्टर्स की वजह से। लिहाजा जरूरत है पाकिस्तान में ऐसे मेजर्स लिए जाएं, पर्टिनेंट मेजर्स, जिनसे हम इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को कोप अप कर सकें। ये मेरा मौकफ है। इस स्टांस में मैंने आपको भी बताया कि ये मैंने स्टांस बनाया स्टेप 1 की बेस पे।
स्टेप 1 में जो 4 हमने आइडियाज सॉर्ट आउट किए, 3 अलाइड आइडियाज और एक मेन आइडिया, वो आपको इस थीसिस स्टेटमेंट में नजर आ रहे होंगे, जिनकी बेस पे मैंने ये मॉकअप डेवलप किया। नंबर 1, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, था ना मेन आइडिया इकोनॉमिक चैलेंजेस। नंबर 2, ड्यू टू वेरियस रीजंस, कॉजेज, आ गया ना। नंबर 3, impacts have hampered the development prospects of the country, डेवलपमेंट को रोका है, एडवर्सली इंपैक्ट किया है, hampered, impacts, pertinent measures, solutions। वो चारों एरियाज आपको नजर आ रहे हैं जिसकी हमने डिकोडिंग की थी, वो चारों आपको इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रहे हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अभी खत्म नहीं हुई थी, इस स्टेटमेंट की बात खत्म नहीं हुई, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। जी, कोई मसला मसाइल यहां तक? क्लियर? चले, अब बात करते हैं थीसिस स्टेटमेंट में 2 टेक्निकल पॉइंट्स की। नंबर 1, थीसिस स्टेटमेंट कभी भी 2 सेंटेंसेस से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस एंड मिनिमम 1 सेंटेंस। थीसिस स्टेटमेंट आपकी 2 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस की होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट आफ्टर इकोनॉमिक वूज, WOES, प्रॉब्लम्स को कहते हैं वूज। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि थीसिस स्टेटमेंट कभी भी 2 सेंटेंसेस से ज्यादा ना हो। ये लाइंस नहीं गिननी है आपने, सेंटेंसेस गिनने हैं। सेंटेंस वहां से वहां तक पहला है और आगे दूसरा है, 2 सेंटेंसेस मैक्सिमम। दूसरा टेक्निकल पॉइंट, गौर से जरा छोड़ दें, पेंसिल्स कॉपीज अपनी छोड़कर मेरी ये बात सुने। दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये कि थीसिस स्टेटमेंट हमेशा जनरलाइज्ड होनी चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट कभी भी स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? थीसिस स्टेटमेंट जनरलाइज होने का मतलब यह है कि हमेशा अपनी थीसिस स्टेटमेंट में जनरल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करें, कभी भी स्पेसिफाई ना करें। क्यों ना करें, अभी बताता हूं। मैंने लिखा द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक जनरलाइज टर्म है। मैं अपने एसे में जितने मर्जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चाहूं डिस्कस कर सकता हूं। अगर मैं यहां स्पेसिफाई कर देता 1 या 2 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अपनी थीसिस स्टेटमेंट में कि द पुअर टैक्सेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान हैव हैम्पर्ड द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर मैं यहां ये 1 या 2 चैलेंजेस को स्पेसिफाई कर देता तो मैं अपनी एसे की डोमेन को नैरो डाउन कर लेता। मैं अपने एसे में उन 2 चैलेंजेस से बाहर और कोई तीसरा इकोनॉमिक चैलेंज डिस्कस ही नहीं कर सकता था। स्पेसिफाई नहीं करना अपनी थीसिस स्टेटमेंट को, जनरल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल रखना है। मैंने कॉजेज में लिखा वेरियस रीजंस। मैं यहां 1 या 2 कॉजेज स्पेसिफाई कर देता कि जी Pakistan have hampered the development prospects of the country due to poor economic policies and corruption। तो मैं फिर अपने कॉजेस की डोमेन में सिर्फ करप्शन और पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर सकता था, मैं उससे बाहर बात नहीं कर सकता था। मैंने जनरल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया। मैंने बताया द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान हैव हैम्पर्ड द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की डेवलपमेंट को खराब कर रही है। वो किस किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है? वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है। अगर मैं कहता द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान हैव हैम्पर्ड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो मैं अब सिर्फ पॉलिटिकल डोमेन से बाहर किसी भी डेवलपमेंट को जो खराब हो रही है उसको बात नहीं कर सकता था। मैंने बात की पर्टिनेंट मेजर्स की। मैं यहां अगर 1-2 सॉल्यूशंस को स्पेसिफाई कर देता कि एफबीआर में रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए, आप अपनी जो इंटरप्राइजेस जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं आप उसको प्राइवेटाइज कर दें। अगर मैं यहां बात कर देता प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसओईस की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की या टैक्सेशन की, तो मैं अपने सॉल्यूशंस को नैरो डाउन कर लेता।
हमेशा थीसिस स्टेटमेंट जनरलाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये मौकफ है, इस मौकफ को आगे जस्टिफाई करना है। अगर मौकफ को ही आप स्पेसिफाई करेंगे तो आपकी जस्टिफिकेशन भी आगे जाके अपने एस्से में स्पेसिफिक हो जाएगी, आप अपने एस्से की डोमेन्स को नैरो डाउन कर देंगे। अगर आप यहां यहां या यहां स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज का, स्पेसिफिक चैलेंजेस, स्पेसिफिक कॉजेज, इंपैक्ट्स या सॉल्यूशंस का डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द थीसिस स्टेटमेंट। आपको यहां पर किसी किस्म का कुछ सवाल है, कुछ चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें। क्लियर है जी थीसिस स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट? सेंटेंस हमेशा छोटे लिखने चाहिए, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए, लेकिन आपका थीसिस स्टेटमेंट जो है वो टू सेंटेंसेस की होनी चाहिए। ऐसे चाहे आर्गुमेंटेटिव है, चाहे नैरेटिव है, सॉरी नैरेटिव तो आता नहीं, चाहे वो एक्सपोजिटरी डिस्क्रिप्टिव, हर तरह की थीसिस स्टेटमेंट यही होगी। थीसिस स्टेटमेंट में यही रूल अप्लाई होगा, 2 सेंटेंसेस एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और थीसिस स्टेटमेंट में जनरलाइज रखना आइडियाज को, स्पेसिफिक नहीं करना। वो किसी भी किस्म का ऐसे है। थीसिस स्टेटमेंट की हद तक कोई किसी किस्म का मसला है तो मुझसे पूछें। अपनी थीसिस स्टेटमेंट को कभी हाईलाइट नहीं करते एस्से में, उसको खुद पता चल जाता है एग्जामिनर को जब वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट कहां लिखी। चलें अब ऐसा करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी जरा थोड़ी सी मजीद चीजें क्लियर हो जाएं। एक और टॉपिक पर प्रैक्टिस करते हैं इसकी, और हम आज का लेक्चर यही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आउटलाइन और आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और बॉडी और कंक्लूजन्स में हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे आउटलाइन को कम से कम डिस्कस करने के लिए आधा घंटा चाहिए, इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अब वो हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम आपको इसमें, मैं एक और टॉपिक पे हम यही दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो जाए चीजों में। टॉपिक है न्यू वॉर्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। दाऊद पूछ रहे हैं कि यही रूल शॉर्ट एसेज में भी अप्लाई होगा? 100% यही रूल अप्लाई होगा। ये वीडियो स्टक हो गई। टॉपिक है न्यू वॉर्स लाई इन इकोनॉमिक फ्रंट्स। स्टेप 1, डिकोडिंग मेन आइडियाज, अलाइड आइडियाज। इसमें मेन आइडिया आपको क्या नजर आ रहा है? वो कह रहा है कि आज की जंगें इकोनॉमिक फ्रंट्स पे लड़ी जा रही हैं। आज की जंगों के पीछे जो मोटिव्स हैं वो इकोनॉमिक मोटिव्स हैं। सबसे पहले आप मेन आइडिया में बताएंगे कि हाउ आर द न्यू वॉर्स बीइंग फॉट इन इकोनॉमिक फ्रंट्स, कि कैसे आपकी जो जंगें हैं वो इकोनॉमिक फ्रंट्स पे लड़ी जा रही हैं। हाउ आर मॉडर्न वॉर्स being fought in economic front। अलाइड आइडियाज में क्या होगा? अब अलाइड आइडियाज में आपके यहां पर अपेरेंटली तो कोई आइडिया नजर नहीं आ रहा। आपने मेन आइडिया डिस्कस किया, बताएंगे यहां पर कि कैसे आज की जो मॉडर्न वॉर्स हैं वो इकोनॉमिक वॉर्स हैं। अलाइड आइडियाज में क्या आ सकता है?
अलाइड आइडियाज में आ सकता है कि अगर आज की जंगें इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड हैं, आज की जो जंगें दुनिया में हो रही हैं, इसके दुनिया के लिए रेपरकशंस क्या हैं, इसके दुनिया के ऊपर इंपैक्ट्स क्या हैं, इंपैक्ट्स। कॉजेस क्यों नहीं इसमें आएंगे? क्योंकि ऑलरेडी कॉजेस आप बता तो रहे हैं कि आज की जंग इकोनॉमिक वॉर्स हैं, वो इकोनॉमी की वजह से लड़ी जा रही हैं। और आप बताएंगे इन जंगों को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, हाउ टू मिटिगेट सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, 3 डायमेंशनल ऐसे 3 डायरेक्शंस मिल गई। पहले आप बताएंगे कि कैसे जंगें आज इकोनॉमिक जोन्स में लड़ी जा रही हैं, फिर आप बताएंगे उसके दुनिया पे इंपैक्ट्स क्या है और उनको रोका कैसे जा सकता है। सिंपल। तो मुश्किल बात इसमें तो मुश्किल चीज है? कोई मुश्किल नहीं। यहां अगर आपने इंटरप्रेट ऐसे को कर लिया या डोमेन से ही बना ली तो आपका ऐसे ठीक है सारा, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जरा फाइल खोलें वो वाली, उसमें मैंने बनाई हुई है, आउटलाइन के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट मैंने लिखी है, उसको जरा पढ़ें। मैंने लिखा है The 21st century has witnessed various military confrontations that are based on economic outcomes. In order to cope with their grave repercussions होता है impacts, pertinent measures at domestic and global levels are direly needed. मैंने कहा 21वीं सदी में जो जंगें हो रही हैं वो इकोनॉमी की बेस पे हो रही हैं, तो मेरी पहली जो है वो हाईलाइट हो रही है डोमेन। मैंने बताया कि इनके रेपरकशंस को, इंपैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए जरूरत है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएटिव्स लिए जाएं। वो जो इनिशिएटिव्स हैं वो सॉल्यूशंस हैं और इंपैक्ट्स रेपरकशंस हैं। तो आपने देखा मेरी थीसिस स्टेटमेंट में तीनों डोमेन्स एड्रेस हो रही हैं। पढ़ें जरा दोबारा थीसिस स्टेटमेंट को, फिर मुझे बताएं कि समझ आई है नहीं है। जरा कैमरा ना नीचे कर दें थोड़ा। हाँ जी, फरखंदा पढ़ें आप जरा थीसिस स्टेटमेंट और मुझे बताएं क्या समझ नहीं उसमें आई। जी क्लियर है जी? किसी किस्म का कोई मसला? मैंने आपको बताया कि मेन आइडिया इसमें आएगा। आप पहले मेन आइडिया बताएंगे कि कैसे, हाउ आर मॉडर्न वॉर्स बीइंग फॉट इन इकोनॉमिक जोन्स, कि आज जो इकोनॉमिक वॉर्स लड़ी जा रही हैं वो कैसे लड़ी जा रही हैं, पहले इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। अलाइड आइडियाज में आ जाएंगे, उसके इंपैक्ट्स दुनिया पे क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है। आप रीजनल लेवल पे कर लें, बेशक डोमेस्टिक, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल कर लें, कुछ भी कर लें। ऐसे के अंदर कोई चीज हरफे आखिर नहीं है, जो मर्जी लिखें इसके अंदर, एक डोमेन में रहते हुए रीजनल भी डाल दें, इसमें कोई मसला नहीं है। कोई मसला मसाइल जी यहां तक समझ आइए? आज के लेक्चर की चीजें कुछ क्लियर होना शुरू हुई हैं। कल का हमारा आखिरी लेक्चर होगा स्ट्रक्चर के ऊपर, उसमें हम पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। आपके एक क्वेश्चन उसमें एड्रेस हो जाएगा। कैन यू प्लीज रीड द स्टेटमेंट अंडर मेन आइडिया? हाउ आर मॉडर्न वॉर्स बीइंग fought in economic zones? जी अब मुझे आप लोग बताएं कि जो आज का लेक्चर आप लोगों ने लिया है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, अगली बात नहीं पूछनी मुझसे, अगली बात नहीं पूछनी, यहां तक शायद पूछें। 6 लेक्चर मैंने, मेरे साथ आपके 6 लेक्चर्स हैं। पहले 3 लेक्चर स्ट्रक्चर पे हैं। मैं पहले 2 लेक्चर्स में स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं, लेकिन डिपेंड करता है क्लास के क्वेश्चंस उनको समझ आ रही है या नहीं आ रही,
स्टूडेंट्स को एम्बिग्युइटी ज्यादा है, उनको एड्रेस करते करते फिर तीसरा लेक्चर भी उसमें लग जाता है। तो मैंने कहा कि मैं 3 लेक्चर्स में स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, अगले 3 लेक्चर्स में हम 3 एसेस पढ़ेंगे जिनके ऊपर इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। असाइनमेंट आपकी है, आपने एक पैराग्राफ लिखना है, जो मैंने आज आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया पैराग्राफ का, टॉपिक सेंटेंस वाला पैराग्राफ। दोबारा जरा गौर से सुनना है। टॉपिक सेंटेंस वाला जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया पैराग्राफ का, उस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। उसका टॉपिक है चैलेंजेस टू हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। चैलेंजेस टू हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इसके ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, चाहे आधे पेज का हो चाहे 1 पेज का हो। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसमें रेफरेंस भी देना है, टॉपिक सेंटेंस से शुरू करना है, कंक्लूजन पे वो खत्म होना चाहिए। टॉपिक है चैलेंजेस टू हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर लिख देते हैं, HEC पे नहीं, हायर एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है। पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन के मसाइल हैं उनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो मैंने पढ़ाया। डू वी नीड टू बाय योर एसे बुक? मेरी आप एसे की किताब खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीद लें, नहीं चाहते तो फिर भी ना खरीदें, इट्स टोटली अप टू यू। अभी उसका अपडेटेड एडिशन आया जिसमें मैंने 25 एसेस डिस्कस किए हैं, 25 एसेस। उन एसे से बाहर एसे नहीं आएगा आपका CSS में, ये मैं गारंटी करता हूं। उसमें फुल फ्लेज एसेस नहीं है। मैंने उसमें सबसे पहले थॉरोली जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, स्ट्रक्चर मैंने लिखा है उसमें। उस स्ट्रक्चर के बाद मैंने 25 एसेस के ऊपर आउटलाइंस बनाई हैं, थीसिस स्टेटमेंट्स बनाई हैं, इंट्रोडक्शंस लिखे हैं और कंक्लूजन्स लिखे हैं। फिर मैंने आखिर में उस किताब के अंदर कोटेशंस डाली हुई हैं, कनेक्टर्स डाले हुए हैं, ये चीजें मैंने डाली हैं। छोटी सी किताब है, वो अगर आप लोग लेना चाहें आपको मिल सकती है। दराज.pk से आप खरीद लें, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स से आप खरीद लें, अपने किसी शहर के बड़े बुकलेट से खरीद लें, वो खरीद सकते हैं। अगर नहीं भी खरीदना चाहते तो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो बहरहाल वो आपको किताब आपकी वो आप उसमें ऐसे आपका कवर हो जाएगा। मेरी बुक का नाम क्या है? एसे एसेंशियल्स के नाम से मेरी किताब है, एसे एसेंशियल्स बाय अरसलान जाहिद। अरसलान जाहिद मेरा नाम है, मेरी किताब का नाम है एसे एसेंशियल्स। ब्लैक कलर की बुक है, छोटी बुक है वो आप लोग ले लें। उसमें आपके ये कंसर्न्स एड्रेस हो जाएंगे। उन 25 एसेस में से बाहर ऐसे नहीं आएगा, ये मैं गारंटी करता हूं। एसे एसेंशियल्स। दूसरी बात कि मैंने आपको जो भी दिया असाइनमेंट, चूंकि मेरा आप लोगों के साथ ये असाइनमेंट वाला पहला इंटरेक्शन है, मैं आपको 1-2 चीजें जरा क्लियर करता चलूं। मैं कभी कोई चीज इंपोज नहीं करता किसी के ऊपर। आप मुझे खुद बताएंगे कि असाइनमेंट किस टाइम पे सबमिट करवाएंगे आप, लेकिन जो टाइम आप डिसाइड करेंगे, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे की गुंजाइश नहीं, 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है कि उससे ऊपर टाइम हो जाए। 1 मिनट की जो लेट असाइनमेंट हुई उसको मैं सबमिट नहीं करूंगा, वो मैं चेक नहीं करूंगा। 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए चॉइस आपकी है। टाइम, दिन आपने डिसाइड करना है, टाइम आपने डिसाइड करना है। उस टाइम से 1 मिनट बाद भी असाइनमेंट आई तो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और किसी ने असाइनमेंट सबमिट ना करवाई या लेट करवाई उसे मैं क्लास में नहीं आने दूंगा। ये जरा 2 चीजें ज़हन नशीं कर लें आप। उसकी वजह यह है कि अगर आप असाइनमेंट नहीं कर रहे तो आप एसे की प्रैक्टिस नहीं करें। एसे इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपका एसे पास नहीं होना, और जब आपने एसे में होना ही फेल है तो क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं क्लास लेके? बिल्कुल टाइम जाया ना करें। तो ये चीज ज़हन नशीं कर लें कि मैं किसी स्टूडेंट को क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ये अपनी कोऑर्डिनेटर्स जो भी आपके हैं, बैच इंचार्ज हैं, वो आपको बता देंगे। 1 मिनट भी लेट नहीं होनी चाहिए असाइनमेंट। टाइम खुद डिसाइड करना है। अब आप खुद बता दें कि किस टाइम पे किस दिन सबमिट करवाएं। असाइनमेंट बता दें। आपने अपनी असाइनमेंट लिखनी है, आपने उसकी तस्वीर बनानी है और उसको PDF में कन्वर्ट करना है। कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन है मोबाइल में,
उसमें तस्वीर बनाए, तस्वीर बनाकर उसकी आप जो है वो पीडीएफ बनाए वहां पर, और पीडीएफ अपनी सेंड कर दें हम अपने बैच इंचार्ज को, आप अपनी जो है पीडीएफ सेंड कर दें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, टाइम मुझे बता दें, दिन बता दें, टाइम बता दें। Thesis is all about your stance. It is not about choosing yes or no. It's your stance on the topic. आपका मौकफ क्या टॉपिक पे। ज्यादातर लोग वेडनेसडे का कह रहे हैं, वेडनेसडे 3 PM, 5 PM, 9 PM, 12 PM। ये पीएम भी डिसाइड कर लेंगे क्या होता है, पहले ही समझ लें। पीएम भी कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि पीएम किसे कहते हैं। 12 PM का मतलब वो रात के 12 बजे सबमिट करवा रहे होते हैं कि सर आपने तो पीएम का कहा था। 12 PM मींस दोपहर के 12 बजे, 12 AM मींस रात के 12 बजे, 3 PM मींस दोपहर के 3 बजे। लिटरली रात को 3 बजे स्टूडेंट्स असाइनमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं। तो सर 3 PM कहा था आपने। टाइम और दिन डिसाइड करके मुझे बता दें। 12 AM, अच्छा चलें, वेडनेसडे रात 9 बजे भेज देंगे असाइनमेंट। एक पेज का या आधे पेज का पैराग्राफ लिखना है। परसों वेडनेसडे है, परसों रात 9 बजे आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। आपकी 9 बजे की डेडलाइन है। लिटरली 9:01 पे भी कोई असाइनमेंट आई तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो यही नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स ही नहीं करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। और किसी के असाइनमेंट लेट सबमिट है या नहीं सबमिट तो वो क्लास से बाहर है, फिर आपने इतराज नहीं करना। सिफारिश नहीं मैं सुनता किसी की, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बड़े क्लियर बता रहा हूं, किसी की सिफारिश नहीं है, वो क्लास में नहीं आएगा स्टूडेंट कोई भी। इस पे काम करें, मेहनत करें। ऐसे इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये आपने अभी तक देख लिया कितनी को मुश्किल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ऐसे तैयार हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं पास कर सकते, ये भी लिख लें मेरी बात। ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। ऑल दो ये 6 लेक्चर्स हैं, 6 लेक्चर्स में मैं मजीद मैक्सिमम आपको 1-2 असाइनमेंट्स दे सकता हूं, क्योंकि कैपेसिटी इतनी है ना 6 लेक्चर्स में। तो जितनी दे सकते हैं उसका फायदा उठाएं, इस ऐसे के लेक्चर को समझें और समझकर इसको अप्लाई करें अपने तौर पर, चीजों को काम करें, ठीक। टॉपिक में चैलेंजेस टू हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। जाहिदा आप जो डेली बेसिस पे काम कर रही हैं, 2 ऑप्शंस हैं, मैं नहीं चेक कर सकता डायरेक्टली। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना काम भेज दिया करें, यहां पर हमारे काउंसलर्स हैं, हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, वहां पे इंग्लिश के लोग चेक करके आपको वापस भेज दिया करेंगे। या आप लोगों में से जो लोग लाहौर से हैं वो लोग इधर इंस्टीट्यूट में आकर इन पर्सन आकर चेक करवा सकते हैं। इन पर्सन में चेक कर लूंगा, आप लोग आ जाया करें इंस्टीट्यूट, यहां पर इनसे जो लोग लाहौर से हैं अगर वो मुझसे वैल्यूएशन इन पर्सन करवाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट आ जाए। यहाँ पे आप उनसे अपनी कोऑर्डिनेटर से मेरा टाइम पूछने किस टाइम में अवेलेबल होता हूँ, उस पर आप आके इन पर्सन मिल सकते हैं, मैं इन पर्सन उसमें आपकी वैल्यूट कर सकता हूँ, लेकिन रोज मैं ऑनलाइन नहीं चेक कर सकता। मेरा रोज डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, आप अपनी कोऑर्डिनेटर से पूछने वो आपको बता देंगे। जो आप बैच इंचार्ज कौन है आपकी, वो आपको बता देंगे कि मेरी रोज स्केड्यूल क्या होता है। उस लिहाज से आप आ जाएं इधर आके आप टाइम ले लें और मैं चेक कर दिया करूंगा। चले इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट आपकी क्लास है मेरा ख्याल, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह बात करेंगे।